नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु नरेंद्र चैनल को। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने ये चैनल नया स्टार्ट किया और हम इस पे इंग्लिश की जितनी बुक्स हैं उनको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने वाले। तो दोस्तों, हमारी पहली किताब का नाम है इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू हीरो। ये डॉक्टर सतीश आर्य सर की है। तो इस किताब में इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है और 127 चैप्टर दे रखे हैं। तो ये छोटे चैप्टर हैं, उनको हम कभी कभी कंबाइंड करके भी समझा देंगे, तो इतने ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। तो पहला पार्ट में दे रखा है प्रिलिमिनरीज पार्ट है फर्स्ट इस किताब का। तो प्रिलिमिनरीज का मतलब होता है प्रारंभिक तैयारियाँ, कि इंग्लिश सीखने से पहले प्रारंभिक क्या क्या तैयारियाँ, क्या प्रबंध होने चाहिए, मेंटली क्या प्रिपेयर होना चाहिए। तो आप जानते हो कि ये किताब जीरो लेवल से स्टार्ट की गई है। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और आप ठीक दावे से कह सकता हूँ कि बहुत अंग्रेजी में अपना मतलब सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसका पहला चैप्टर है लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। मीन्स हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीखना, इसमें समस्या और क्या क्या सॉल्यूशन है। की कंसेप्ट में महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है इसमें। तो इसमें बताया रखा है कि सालों तक स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी हम इस भाषा कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। जाहिर सी बात है कि दोस्तों कि बच्चे इतने दिनों से शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको जाहिर मतलब आत्मविश्वास से अपने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते। फिर यदि हमें इंटरव्यू इत्यादि के लिए तैयारी करनी है तो हम उन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरफ भागते हैं जो 90 दिन में अंग्रेजी सिखाने का दावा करते हैं। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा बहुत से पहले अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती वो 90 दिन में जो कोचिंग वाले फ्रॉड बनाते हैं 90 दिन में इंग्लिश सिखाने का दावा करते हैं, उनकी तरफ भागते। परंतु यदि हमें अंग्रेजी पकड़ मजबूत करनी है तो हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। कोई भी भाषा सुनकर ही सीखी जाती है। लिखना आप तभी सीखते हैं जब हमें पढ़ना आ जाता है। इस लेसन में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अंग्रेजी भाषा की चारों स्किल्स। तो दोस्तों, हर किसी भाषा की अपनी स्किल्स होती है। इसमें अभी सभी की 4 स्किल्स होती है। तो इसमें 4 स्किल्स है। लिसनिंग एंड सुनना, रीडिंग एंड पढ़ना, स्पीकिंग एंड बोलना एंड राइटिंग एंड लिखना को सिखाने के लिए हम इस पुस्तक कुछ नीतियाँ अपनाई गई। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे लिसनिंग करने से रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग कैसे किस तरह सीखा जा सकता है। तो इसमें है पहला लिसनिंग। तो लिसनिंग में प्राकृतिक नियम है। लिसनिंग एंड सुनना यानी प्राकृतिक नियम, किसी भाषा को सीखने के लिए उसको सुनना यानी लिसनिंग अति आवश्यक है। तो जाहिर है कि जब तक भाषा को सुनेंगे नहीं तब तक हम कैसे पहचान पाएंगे क्या बोल रहे हैं। यह नियम सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं बल्कि जानवरों तथा पक्षियों पर भी लागू होता है। तो आप जानते होंगे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं सुनते, जानवर और अतिरिक्त पक्षी भी हर आवाज़ को कैच करते हैं। परंतु इंग्लिश सीखने और सिखाने में लिसनिंग स्किल्स के महत्व को वह दर्जा नहीं दिए गए जो जानना चाहिए। इस कमी को ध्यान में रखते इस पुस्तक में लिसनिंग स्किल्स पर एक अलग सिलेक्शन दिया हुआ। तो आप जानते हो कि ज़्यादातर मतलब कि इंग्लिश सिखाते तो लेकिन उसका मतलब बेस लेवल से नहीं सिखाते। तो इसमें एक चैप्टर दिया गया आपको जो केवल लिसनिंग स्किल्स पे दिया गया है। तो इसका अगला स्किल्स है इसकी रीडिंग यानी पढ़ना। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए अच्छी वोकैबुलरी शब्दावली होना अति आवश्यक है। आप सभी जानते होंगे कि वोकैब यानी शब्दावली जब तक अच्छी नहीं होगी, मतलब मीनिंग के अर्थ जब तक अच्छे से नहीं जानोगे तब तक आप जानते हो हिंदी में जब हिंदी के वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग नहीं आएगी आपको, आप कैसे किस चीज़ को पढ़ने में आसानी होगी। उसको प्रश्न ये उठता है एक व्यक्ति कितने शब्द आने चाहिए कि काफ़ी आसानी जनरल इंग्लिश पढ़ सके। तो बहुत तो बच्चों के ये डाउट होता है कि कितने शब्द आने चाहिए इंग्लिश में कि हम आसानी से इंग्लिश बोल सके, पढ़ सके और समझ सके। जनरल इंग्लिश तात्पर्य कि ऐसी इंग्लिश जो कि विशेष क्षेत्र जो कि जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कोर्स आदि के संबंध में नहीं रखती। आप जानते हो कि इंग्लिश जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी में वो क्षेत्र आते हैं जो
इंजीनियरिंग, जैसे अभियांत्रिकी हो गया, इंजीनियरिंग का अर्थ होता है अभियांत्रिकी, मेडिकल का होता है स्वास्थ्य, कॉमर्स का होता है व्यापार, अधिक संबंध नहीं है। क्योंकि इनमें एक मैथमेटिकल टाइप मतलब कि एक सीरियल वाइज जैसी इंग्लिश का टाइप यूज किया जाता है, जो कि अपनी जनरल इंग्लिश से ज़्यादा महत्व नहीं रखती। जनरल इंग्लिश को डे टू डे, दैनिक दिन बोलने लिखने में व्यवहार आने वाली भाषा कहा जाता है। सामान्य इंग्लिश को वो भाषा कहते हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्या में बोलने में, लिखने में, पढ़ने में जो काम आती है उसी जनरल इंग्लिश कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध काफ़ी विवरणों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश के लगभग 500 शब्दों का प्रभावशाली इंग्लिश लिखी तथा बोली जा सकती है। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया बहुत चीज़ जगह बता रहा है कि जब तक जिस बंदे को, जिस बच्चे को 500 से अधिक शब्द आ जाएंगे इंग्लिश की, वो इंग्लिश लिखे बोल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हैं अधिकतर प्रयोग होने वाले शब्द मीनिंग अर्थ इस पुस्तक में दिए गए। तो इंग्लिश मीनिंग्स के अर्थ इस पुस्तक में अनेक प्रकार दिए गए। तो राइटिंग स्किल्स की आगे आती है बात। इंग्लिश को राइटिंग को सुधारने और बेहतर बनाने उन बिंदुओं से अधिक मदद मिलेगी जिनसे पता लगे हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग में क्या अंतर है। ये निम्नलिखित प्रकार है। हिंदी में अक्षरों को लिखने का तरीका एक जैसे जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का तरीका अलग हो, जैसे नीचे बताया। तो आपने दोस्तों देख रहे होंगे कि हिंदी के अल्फ़ाबेट एक लाइन में लिखे जाती है, जो कोई सा भी वर्ड है सेम लिखा जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब कि अल्फ़ाबेट का अर्थ जानते हो, वर्णमाला होता है। तो इसमें इंग्लिश की 4 लाइन होती है, तो उसमें किसी को 2 लाइनों में लिखा जाता है, किसी को 3 में लिखा जाता है, और एक एफ ऐसा वर्ड है उसको 4 लाइनों में लिखा जाता है। एक ही वर्ड है एफ जो इंग्लिश वर्णमाला जो 4 में लिखा जाएगा। अब इसलिए इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव का अर्थ होता है मतलब कि उसको मतलब इम्प्रूव सुधार करना, उसको बढ़ाना के लिए 4 लाइन्स में लिखने प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए उसको प्रॉपर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इस उद्देश्य से पूरा लेसन इसी के सम्मिलेशन में पढ़ते। तो इसमें एक चैप्टर दिखाया गया, उसके लिए भी हिंदी मात्राओं का प्रयोग होता है, जबकि इंग्लिश मात्राओं का काम वोवल्स के द्वारा लिया जाता है। तो हिंदी में मात्रा लगाई जाती है, अ की मात्रा, ओ की मात्रा। इसे इंग्लिश में मात्राओं का काम वोवल्स एंड स्वर जो 5 होते ए ई आई ओ यू के द्वारा लिया जाता है। तीसरा, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखने के 2 तरीके होते हैं, स्मॉल और कैपिटल, जबकि हिंदी में अक्षरों में से कुछ नहीं होता। आप जानते हैं उसमें छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी बोलते हैं अपनी जनरली भाषा में। यही कारण इंग्लिश में इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन उलझन बनी रहती है कि कहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखे, कहाँ पर छोटे शब्दों में लिखे, कहाँ पर कैपिटल लेटर मतलब बड़े यूज करें। ये ऐसी कमी है जो बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु इसे काफ़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से एक पूरा लेसन इसी के लिए समर्पित है। इसके बारे में भी इस किताब में एक चैप्टर बता दिए गए। चौथा पॉइंट, इंग्लिश के वर्ड्स को लिखने से बोलने के तरीके में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए पाया गया स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी अधिक होती है। स्पेलिंग यानी वर्तनी, मिस्टेक्स यानी गलती, यानी वर्तनी की अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो छुप जाते हैं अपने बोलने में, उनका प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि अपन को पता नहीं होता जब अपन उनका यूज कर देते। इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर पाए जाने वाले इंग्लिश के मिस स्पेल्ड वाले गलत वर्तनी के शब्द का पूरा लेसन दिया गया है, कौन सी गलती है क्या सही। इस लेसन में दिए हुए वर्ड्स की प्रैक्टिस करके आमतौर पर पाई जाने वाली इंग्लिश राइटिंग की स्पेलिंग संबंधी कमी काफ़ी समय पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ बताया गया कि इस चैप्टर के बारे में समझकर इस लेसन में जो भी वर्ड्स की प्रैक्टिस इंग्लिश राइटिंग की स्पेलिंग संबंधी जो कमियाँ उसको काफ़ी कम समय में इसको पढ़कर पूरा किया जा सकता है। परंतु इंग्लिश राइटिंग में स्पेलिंग की महत्ता को देखते हुए उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए पुस्तक अंत में पूरा समर्पित है। इसके बारे में एक चैप्टर दे रहा है, स्पीकिंग यानी बोलना। इंग्लिश को फ्लुएंसी धारापूर्वक बोलने के लिए, धारापूर्वक यानी अपनी धारा को मतलब एक जैसे नदी एक उसमें धारा में बहती, उस धारा प्रवाह मतलब एक रेगुलरिटी के साथ बोलना, उसमें बीच में घुमाव ना हो, चुकाव ना हो, कभी रुकाव ना हो,
ठहराव जैसे। इंग्लिश को फ्लुएंस धारा पर बहुत सबसे अधिक मदद लिसनिंग में मिलती है। लिसनिंग यानी सुनने में। यह सब जानते हिंदी के वातावरण में पले हुए बच्चे सुनकर हिंदी बोलना सीख जाते हैं। उन्हें बोलना आने के लिए हिंदी भाषा लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि दोस्तों कि बच्चे की पूरे एजुकेशन या उसके विकास, उसके डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा उसका एनवायरनमेंट यानी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और जिस वातावरण में पलेगा बढ़ेगा उसको ऐसा ही प्रभाव होगा। इसी प्रकार इंग्लिश को बोलने से उसे सुनना बहुत आवश्यक है, परंतु क्योंकि बच्चे को बचपन से इंग्लिश भाषा सीखने का वातावरण नहीं मिलता है। जाहिर है क्योंकि भारत में हिंदी को महत्व दिया जाता है, उत्तरी भारत में और नीचे के में अलग अलग अपनी राज्य के अपनी अलग अलग भाषा है। जबकि विदेशों में बहुत में इंग्लिश को फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट भाषा माना जाता है, जबकि अपने को सेकंड लैंग्वेज की यूज किया जाता है। परंतु इसलिए इस पुस्तक में दी हुई सेंटेंस यानी वाक्य बनाने के तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी मदद मिलेगी। वोकेबुलरी यानी शब्दावली जानकारी, फ्लुएंसी, धारा मदद मिलना स्वाभाविक। परंतु यहाँ पर ध्यान देने की हिंदी में शब्द जिस प्रकार लिखे जाते उसी प्रकार बोले जाते हैं, जबकि इंग्लिश में कई बार ऐसा नहीं होता। इसलिए इस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रोनाउंसिएशन जानना काफ़ी जरूरी है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण, इनके उच्चारण जानना बहुत काफ़ी जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के सुझाव इस पुस्तक में दिए गए, यानी अनेकों शब्दों के यहाँ पे उच्चारण इस पुस्तक में दिए गए। आगे अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि कुछ शब्द ऐसे जिनका उच्चारण गलत किया जाता है। उदाहरण गलत किया जाता है, आप भी जानते होंगे, आप देखेंगे कि रिशिप्ट बोलते हैं RECAIPT को, जबकि इसका करेक्ट सही उच्चारण होता है रिशिट, गलत होता है रिशिप्ट। चेउश जबकि केवश होता है सही करेक्ट, और अपन बोलते हैं चेउस। डेप्थ डेप्थ इसको डेट होता है, जबकि अपन बोलते हैं डेप्थ। तो रिशिप्ट का अर्थ होता है आप जानते होंगे रशीद, और केवश का अर्थ होता है अव्यवस्था, डेप्थ का अर्थ होता है कर्ज। इस प्रकार कठिनाई को देखते हुए जनरली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स यानी सामान्यतः जो गलती हो उच्चारण में गलतियाँ की जाती के शब्दों के बारे में एक लेसन दिया गया। इस लेसन में दिए हुए वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस करके अक्सर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सही प्रोनाउंसिएशन काफ़ी समय में सीखा जा सकता है। परंतु स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन महत्व को देखते उच्च स्तर बोलने निपुण पुस्तक के अंत में भी एक पूरा लेसन दिया गया। मतलब कि इन्होंने हर एक चैप्टर अलग अलग तरीके से बताया है कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। इसमें ऐसे समझाएगा हर चीज़। देखेंगे कि इंग्लिश बोलते वक्त कई लोग बीच में अटक जाते हैं, तो सही शब्द याद आने में कुछ समय लगता है। इस प्रकार बोलने में आए गैप की वजह से व्यक्ति को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी लोग इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, लेकिन बीच में उनकी सही इंग्लिश ना होने की वजह से अटकने लगते हैं, और जब गैप पड़ जाता है तो लोग हंसी उड़ाते हैं। तो इस कारण व्यक्ति को कभी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। इस प्रकार गैप से बचने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हमें सोचकर बोलने का वक्त देते हैं। इन शब्दों को फिलर्स कहते हैं। फिलर का अर्थ होता है भरने वाला। तो इसमें जो गैप होते हैं तो उनमें कुछ शब्द ऐसे जिनको अपन मतलब बोलकर मतलब उस गैप को पूरा कर सकते हैं। जैसे यूनो नहीं, आप जानते हैं या आप समझते हैं, आपको पता है। बाय द वे नहीं, वैसे तो ये वैसे, ऐसी यानी समझा, कुछ बिलीव मी यानी मुझ पर विश्वास करो। इस प्रकार के फिलर्स के बारे में पुस्तक के अलग लेसन दिया गया है। फिलर्स के बारे में इसमें बताया गया है कि कौन कौन से फिलर्स यूज कर सकते हैं अपन जब गैप पड़े। एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन यानी कुछ क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर हमारे को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पाए गए कुछ एरियाज क्षेत्र इस प्रकार के जहाँ करेक्ट ढंग से इंग्लिश राइटिंग तथा स्पीकिंग में काफ़ी मुश्किल आती है। निम्नलिखित टेंस का तो काल एक सेंटेंस वाक्य में वर्ब क्रिया का बहुत महत्व होता है। इस वाक्य में वर्ब एक ऐसी चीज़ है
वर्ब के बिना वाक्य पूरा या अधूरा है, उसका कोई सेंस नहीं होता। वर्ब को सेंटेंस की शाउलिन आत्मा कहा जाता है, वाक्य की आत्मा वर्ब को कहा जाता है। वर्ब के सही प्रयोग के लिए टेंस की अच्छी जानकारी होना काफ़ी जरूरी है, परंतु प्राय देखिए टेंस को सीखने में इतना ध्यान नहीं दिया जाए जितना कि दिया जाना चाहिए, इसलिए इस पर टेंस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। और जब टेंस पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसमें बहुत सी मतलब कि अच्छे से इंग्लिश में वो इतना जो होना चाहिए इतना परफेक्ट नहीं हो पाता और कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल्स का अगर हिंदी में इसका इस वाक्य में इसका अर्थ देखिए तो आर्टिकल्स यानी होता है सामग्री, लेकिन आर्टिकल्स एक इसमें इंग्लिश में एक लेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में कई शब्दों से पहले ए एन तथा द आता है, इन्हें आर्टिकल्स के नाम से जाना। आपने भी देखो कभी ए एन द इनका उपयोग किया जाता है कई किसी वाक्य के पहले बहुतों के आ गया होता है, इन्हें आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी कन्फ्यूजन का अर्थ होता है उलझन का विषय होता है कि कहाँ पर ए एन या द पाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हिंदी में आर्टिकल्स के समतुल्य कोई शब्द नहीं होते, इसलिए इस पुस्तक में आर्टिकल्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है विभक्ति, संबंध सूचक पूर्व शब्द। आपने अभी तक तो खैर प्रीपोजिशन पढ़ा होगा इंग्लिश में, बट जैसे हिंदी में विभक्ति संबंध सूचक पूर्व शब्द, जैसे इंग्लिश प्रीपोजिशन वही है। कुछ अन्य शब्द जैसे बाय, विथ, फॉर, सिंस इत्यादि प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयोग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पुस्तक प्रीपोजिशन विशेष ध्यान दी। मतलब समझाए गए फर्स्ट चैप्टर में कि जो भी चीज़ें इंग्लिश सीखने में मदद करती है, लिखने में मदद करती, बोलने में मदद करती है, समझने में मदद करती है, इस किताब में उनका एक एक अलग अलग अध्याय बता के चैप्टर दे के लेसन बता के उनको समझाने का अधिक से अधिक प्रयास किया गया। तो आप समझे होंगे फर्स्ट चैप्टर में क्या है। तो दोस्तों अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगले आने वाले वीडियो को आपको सबसे पहले मिल सके।